58 साल पुराना आदेश हटा है। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वैसे आदेश की कॉपी बताती है कि ये 9 तारीख को जारी हुए थे, बस हंगामा अब मचा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हालांकि कुछ राज्य जैसे हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले ही ये कर चुके हैं। विपक्ष जाहिर तौर पर आक्रोशित है, बयान पर बयान आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या बैन तब जरूरी था? क्या बदला है अब? क्यों गुपचुप लिया गया फैसला? आज ही क्यों? पहले भी तो मौका था। आज कोशिश पर्दे के पीछे क्या कुछ है उसे जानने की प्रश्नकाल में मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहला सवाल आपसे, उसके बाद फिर मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। ये क्या लगता है आपको कि क्या है इस आदेश के पीछे? जी, सबसे पहले तो मैं राज पुरोहित जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये गुपचुप में काम करते थे, अभी खुल करके काम करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये प्रोफेसर हैं, इनको पहले अनुमति नहीं थी कि आप चुपचाप बैठ करके, जैसे अब देखिए राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने और भी प्रतिबंध लगाए थे। देखिएगा प्रतिबंध, अगर अब ये है कि 240 आने के बाद ही इनको क्यों समझ में आया कि आरएसएस की जरूरत है। इससे पहले 2 बार फुल मेजॉरिटी थे, जब उससे पहले याद नहीं आया इनको। अरे क्यों, अटल जी भी थे, अटल जी का टाइम भी था। हाँ, लेकिन अब देखिएगा, अब ये है कि 4 राज्यों के चुनाव होंगे, फिर राज्यों के चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में, कमजोर स्थिति में तो व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ती है। तो आरएसएस जरूरी है क्यों राजपुरोहित जी? ये तो बात सही नहीं। अब तो सहारे की जरूरत है, क्योंकि पहले सहारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन जेपी नड्डा ने ऐसा क्यों कह दिया था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है? तो जरूरत नहीं, तो फिर ये आदेश आपने 66 साल बाद क्यों हटाया कि भाई प्रतिबंधित था? अब देखिए राजस्थान में 8 लाख कर्मचारी है, अभी कह रहे हैं 5 लाख को तो हम अपना वो बना देंगे प्रतिनिधि, क्योंकि प्रतिनिधि नहीं बनाएगा वो बाड़मेर जाएगा, जैसलमेर जाएगा। जिस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, अब जिस प्रकार देखिए आरएसएस अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर कर्मचारियों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी चलाएगी और कहेगी कि अगर नहीं तो हमारे साथ, नहीं तो आप हमारे नहीं। तो ये देखिएगा राजस्थान में या बाकी के जो स्टेट है जहां पर की बीजेपी की सरकार और पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस की कई बार सरकार है। तो श्याम जी, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कदम है, इसके पीछे सियासत है? बिल्कुल राजनीतिक कदम है। ठीक है चेतन राज पुरोहित जी, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने आरएसएस को सबसे करीब से तब देखा था जब उत्तराखंड त्रासदी आई थी और जिस तरह से स्वयंसेवकों ने वहां काम किया, मेरा नजरिया उनके प्रति पूरी तरह से बदल गया। तो आपको मैं ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आरएसएस विरोधी नहीं हूं। अब मेरा आपसे जो सवाल है वो आप सुनिएगा। ये मतलब आप लोग तो छाती ठोक कर काम करने वाले लोग हैं ना, इतने गुपचुप तरीके से ये आदेश निकाला, इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं। स्वप्निल जी, देखो कोई भी आदेश कभी भी गुपचुप तरीके से नहीं निकलता है। जैसे निकलता है वो सार्वजनिक होता है, आप तक भी पहुंचता है और हिंदुस्तान के जनता तक भी पहुंचता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, विद इन सेकेंड सब जगह कोई भी सूचना होती है, पहुंच जाती है। पहली बार नहीं आई 9 तारीख का आदेश 20-21 तारीख को आकर सुर्खियां बना। बता रहा हूँ ना 9 तारीख को डिस्पैच हुआ आदेश। ठीक है। और आप लोगों को सूचना पहुंचने में देरी हुई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मीडिया की कमी रही हो, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी रही हो, लेकिन आदेश 9 तारीख का तो है, उसमें कोई, लेकिन आदेश हो गया। ये तो आप लोगों ने कोई बाइट भी तो नहीं दी ना? आप लोग अपनी तरफ से बाइट दे सकते थे। आप पीसी तो रोज ही करते हैं शाम में दिल्ली में। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात नहीं, इसी बात पे रहिए ना। आपने मीडिया में कमी निकाली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका मीडिया विभाग क्या कर रहा था? मतलब वो भी तो शाम को पीसी में बता सकता था। मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ वर्तमान में, और भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जेपी नड्डा ने भी यही कहा था, 330 से 240 पर आ गए। आप ही बोल रहे हैं। नहीं किशोर भाई, नहीं, आप जेपी नड्डा को गलत कोट कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने यह कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हाँ, मीन तो वही है। ठीक है चेतन जी, बोलने दीजिए। चेतन जी बोलिए। सांस्कृतिक संगठन है और संघ समाज के विभिन्न वर्गों में काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। आज 99 साल पूरे होने को आ रहे हैं संघ को, लेकिन संघ को, लेकिन क्या होता है ना चेतन भाई, पर कोशिश की। देखिए आप और हम जिन्हें मानते हैं,
और उन्हीं के लाइफ से हम इंस्टेंसेस उठाकर सवाल बनाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। हमने देखा हो कि आरएसएस किसी अग्नि परीक्षा से गुजरकर इस बैन के हटने के स्टेप तक आया हो, ऐसा तो नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, हाँ। संघ पे 10 बार विभिन्न उच्च न्यायालयों का फैसला आया है, 10 बार। हाँ। और 2 या 3 बार माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है और संघ के समर्थन में आया है। ये मोहर लगाता है कि संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये समाज के विभिन्न वर्गों में काम करता है। मैं नाम बताता हूँ आपको, अधिवक्ता परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, ABRSM, ABVP, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, मैं बता रहा हूँ, साहित्य अकादमी, बजरंग दल, बजरंग दल, विद्या भारती। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ बहुत है, करीब 45 संगठन। मेरा आप बोलने दीजिए एक सेकंड। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, संघ एक शुद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन है। ठीक है। और इसके ऊपर प्रहार करने का समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया। नहीं, चेतन भाई 2 सेकंड, मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर रहा हूं। 3 बार बैन लगा, लगाने वाले सरदार पटेल, नरसिम्हा राव और इंदिरा गांधी। इनमें से 2 की तो आप कितनी तारीफें करते हैं। कांग्रेस पे वार करना हो तो सरदार पटेल को ले आते हैं, नरसिम्हा राव को ले आते हैं। मैं बता, आपके तो फेवरेट पर्सन है ये लोग, ये महापुरुष पूरे देश की तरह। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। अटल जी ने तो इंदिरा जी को दुर्गा तक कहा था। इंदिरा जी से तो चलिए ठीक है, लेकिन सरदार पटेल और नरसिम्हा राव, मैं बता रहा हूँ आपको, 1947-48 में लगा, 75 से 77 लगा, मत बताइए किन्होंने लगाया, ढांचे का विध्वंस में लगा। चेतन भाई सवाल ये है, सवाल ये है कि लगाने वालों में सरदार पटेल थे, नरसिम्हा राव थे और इंदिरा गांधी थी। सरदार पटेल और नरसिम्हा राव को तो आप लोग भी, आपके भी तो पूजनीय हैं। हम उनके फैसलों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सरदार पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने संघ की समय समय पर प्रशंसा की है। ये तो आज की कांग्रेस है, ये तो आज की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने तो रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस को इन्वाइट किया था, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हैं। मैं कह रहा हूं सरदार पटेल ने बैन लगाया, आप सरदार पटेल पर निशाना थोड़ा ना साधते हैं, अंतर है ना। नहीं, सरदार पटेल जी ने बैन लगाया, उस समय वो जो गृह मंत्री थे, किसी प्रेशर में आकर, दबाव में आकर कोई काम किया होगा, तो हम उसकी बात को नहीं करते। लेकिन हम आप लोग हाइपोथेटिकल कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल होते, ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस आप क्रिएट करते हैं और आप ही कह रहे हैं कि वो प्रेशर में थे। मैं क्या कह रहा हूँ, देश की न्यायिक व्यवस्था ने समय समय पर जवाब दिया इन लोगों को, ठीक है, चाहे किसी ने भी बैंड लगाया हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा 10 बार उच्च न्यायालय, ठीक है, 2 या 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने, और बताता हूँ आपको, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिर्फ फैसले की टाइमिंग पर सवाल है। फैसले की टाइमिंग और जिस तरीके से लाया गया उस पर सवाल है। आरएसएस का मैं भी विरोधी नहीं हूं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही साफ किया। लेकिन अब मैं किशोर जी को भी शामिल करना चाहता हूं। किशोर जी, इतने बड़े सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं रखना चाहता हूं, इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। मैं ये कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छे से याद है आरएसएस को। 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने यह साफ कहा था कांग्रेस को कि आप आरएसएस को क्रश नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं 1966 में। 1966 में यह महसूस किया गया, ये जो लेटर है जो उस समय जारी हुआ था, उसमें यह लिखा है कि अ सर्टेन डाउट्स हैव बीन रेज्ड अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी विथ रेस्पेक्ट to the membership of the particular in the activities of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डाउट किया गया किसी जमावड़े में, तो क्या गलत था? उसके कुछ ही सालों बाद तो इमरजेंसी लग गई ना, तो करना चाहिए। अब आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते थे, तब आप डाउट नहीं करना चाहते थे और आपने ठीक रहा, आरएसएस पर फोड़ा हुआ क्या? देखिए, 1948 से जिक्र करना चाहूंगा आपको कि 1948 में गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी श्री नाथूराम गोडसे, जिनको ये पूछते हैं शुरू से। ठीक है, इस वजह से इनको बैन करना पड़ा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये दरियादिली थी। बैन रिवोक क्यों हुआ? मैं आपको बता दूं, ये मैं बताऊं आपको, बैन रिवोक हुआ था। ये जब ये बैन रिवोक हुआ है सर।
है ना, 3 बार बैन हुई कोई अगर कोई संगठन, इसका मतलब है कि वो रिवोक हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1966 में आपने कहा कि भाई कोई जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस से ताल्लुकात रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार में मंत्री बनाया था और ये कोशिश की थी कि इन पूरे 5 सालों में बड़ा कोऑर्डिनेशन करके सारी चीज को सारा सिस्टम, चूंकि आज देश आजाद हुआ था और पूरी तरह से बहुत तरीके से किया जाना चाहिए। आप 1966 जिक्र करना चाहते हैं, उस समय हालात ऐसे खड़े कर दिए गए थे, आरएसएस ने पूरे देश में स्थिति ऐसी क्योश कर दिया था कि उसमें बैन करना पड़ा। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आरएसएस की जब भी हरकतें रही, आइए बात करते हैं राष्ट्रवाद। 2 सेकंड मेरे को क्लैरिटी चाहिए। मैंने अभी चेतन जी को क्रिटिसाइज किया और अभी थोड़े दिन में मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी है। अब मैं अगर आपको इन्वाइट कर लूं तो मैंने तो अभी तो सरकार को क्रिटिसाइज किया है, तो मैं तो देश विरोधी गतिविधि में आ गया। अरे भाई, क्रिटिसिज्म करना, कोई संगठन मिलकर अगर क्रिटिसाइज कर रहा है पॉलिसीज को या डाउट क्रिएट कर रहा है, इसमें गलत क्या है? और अगर डाउट क्रिएट किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद तो इमरजेंसी लग गई। कहां गलत डाउट क्रिएट कर रहा था आरएसएस, अगर कर रहा था तो? देखिए, मैं आपको 1966 वाले जो स्थिति है उसमें उस समय उन्होंने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी आरएसएस ने कि देश में एक क्योश हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए इन पर बैन किया गया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो आपका क्योश कंट्रोल में नहीं आया, इमरजेंसी तक नौबत गई। इनकी स्थिति अराजक नहीं होती तो इन पर बार-बार बैन क्यों रखता? और ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, इनके प्रकल्प काम कर रहे हैं, मुझे बताएं, भारतीय किसान संघ इनका है, तो ये बता दें कि जो 1 साल तक किसान बैठे रहे दिल्ली में, बॉर्डर पर बैठे रहे, 1000 से अधिक लोग मर गए, तो क्या आरएसएस को एक बार भी नहीं लगा कि वहां जाना चाहिए? अच्छा, ठीक है। अब नीट का सवाल हो गया, नीट के बच्चे तकलीफ में, क्या विद्या भारती का अभी तक फर्ज नहीं बनता कि वो जाके कहे कि सरकार से कि आप ऐसा कीजिए? अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, एक सवाल मैं आपसे किशोर भाई, ये जो मेरे सवाल का जवाब आया नहीं, लेकिन मैं अब उस सवाल से आगे बढ़ जाता हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, लेकिन अब मैं उस सवाल से आगे बढ़ जाता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने बात की कि ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, मैं आपसे कहता हूं आप बात करते हैं संविधान की। आप तो संविधान आजकल हाथों में भी लेकर घूम रहे हैं, है ना? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं। तो आपने तो सरकारी कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों पर भी वार कर दिया। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा ऐड कर देता हूं इसमें कि केंद्रीय जो सिविल का रूल्स है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है, 1964 का रूल्स है कि आप ऐसा कोई संगठन जो राजनीति करता हो या राजनीति में प्रत्यक्ष राजनीति हो, उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स इस देश का बड़ा हिस्सा है। वो धर्म, पंथ, वर्ग और नाम के कोई विचारधारा भी न रखे, उससे कोई विचारधारा भी न रख सकता है। ऑफिस टाइमिंग के बाहर वो कुछ भी करे, आपको क्या करना? विचारधारा रख सकता है, विचारधारा तो हर आदमी रखता ही है। ऑफिस टाइम के बाद वो कुछ भी करे, वो असेंबली में चले जाए, काम प्रभावित होता है और देश की भाई ऑफिस टाइम के बाद, इसलिए कह रहा हूं ऑफिस टाइम्स के बाद अगर वो कहीं पर पीसफुली असेंबल होता है या किसी संगठन में जाता है या उससे जुड़ता है तो इससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। दूसरी बात, आप ये अनलॉफुल कैसे बता देंगे? अगर उसने मेंबरशिप नहीं ली है, वो वहीं गया है, तो आप उसको अनलॉफुल कैसे बता देंगे? इसलिए तो मैंने कहा कि बैन आप ही लोगों ने लगाए और आप ही लोगों ने रिवोक भी किए हैं। देखिए, एक बात सुनिएगा, ब्यूरोक्रेट्स का काम है जनता का काम करना, और जब ब्यूरोक्रेट्स अगर नाम, धर्म, पंथ और सरनेम देके काम करने लगे तो ये बड़ा न्याय नहीं है। और ये सबसे बड़ी वजह ये थी कि सर्विस रूल्स लेकर आ गए थे कि आप किसी भी स्थिति में उससे शामिल नहीं। ब्यूरोक्रेट्स जाति के आधार पर आ सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जाति के आधार पर सोचे नहीं। क्यों सोचेगा? आपने तो बेस ही उनका आने का या तो जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी रखा है। वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में काम करते हैं। आपने पहले उनको जाति के चश्मे से देखा, तब वो आए ना यहाँ पर। पूरे देश की जनता के लिए काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। इसलिए जो हिडन एजेंडे के साथ आरएसएस आती है, उस बात का बड़ा विरोध है हमारा। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब पहले राउंड की बातचीत मैंने पूरी कर ली और आपने पूरी बात सुन ली है। अब मैं ठोस सवालों पे आता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या ये डिसीजन अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ ठीक नहीं है, टिफ की सिचुएशन है। क्या ये एक तरह से उन्हें गिफ्ट दिया गया है आरएसएस को कि नहीं, अब हमारी तरफ से गलतियां हो गई, आप हमें माफ कर दें, या क्या हुआ है आपके हिसाब से बेसिकली? देखिएगा कि ये बात सही कि जिस तरह की राजनीतिक हालात बने और आपने देखा 240 पर गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। अब राजपुरोहित जी बार बार कह रहे हैं कि हम तो समर्पित भाव से सामाजिक तौर पर काम करते रहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार का जेपी नड्डा जी का बयान आने के बाद फिर परिस्थितियां बदल गई है। परिस्थितियां ऐसी बदली कि भाई देखिएगा, आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा तो फिर आरएसएस के लिए
आप कुछ तो करोगे। देखिए 2 बार शासन में आए थे, आप फुल मेजोरिटी में आए, आपने कोई आदेश नहीं लिया वापस। 10 साल से है ना सरकार। तो अभी ऐसी क्या स्थिति बनी कि भाई 1966 वाले आदेश को हम वापस लें? बीच में देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि कई बार अशोक गहलोत ने भी लगाया प्रतिबंध। अब देखिएगा आप अभी राजस्थान में अब सरकार अभी आ गई है, पुराने वाले आदेश को समाप्त करोगे क्या? अभी तो केंद्र का आदेश समाप्त हुआ है, राजस्थान में तो कायम है ना पुराना वाला आदेश। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर देखिएगा हमारे 8 लाख कर्मचारी है और 8 लाख कर्मचारी के साथ उनके परिवार को जोड़ लिया जाए तो एक बड़ी तादाद में मतदाता है जो वोट देने का काम करते हैं निश्चित तौर पर। जिस प्रकार से 4 राज्यों के चुनाव भी होने, 4 राज्यों के चुनाव होने तो फिर निश्चित रूप से हस्तक्षेप बढ़ेगा। और सारी, मैं तो राजपुरोहित जी को सबसे पहले बधाई दी थी कि आपको बधाई हो, आप चुप में काम करते थे, अब आजादी के साथ काम कर सकोगे। लेकिन एक बात है, आप हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, एक वक्त था, आप भी जानते हैं श्याम जी, शाही इमाम दिल्ली में खुलकर राजनीतिक दलों का समर्थन कर दिया करते थे और जमावड़ा होता था उसमें भी तो सरकारी कर्मचारी होते ही थे। चलिए पंजाब चलते हैं, डेरा सच्चा सौदा, राजनीतिक समर्थन करता है ना वो भी, तो अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वहां पर है, वहां पे भी तो सरकारी कर्मचारी बैठते हैं। तो आपको अगर करना ही था, कदम उठाना ही था, आपको ये नहीं दिखा, आपको सिर्फ आरएसएस दिखा, आपने उसको ढकने के लिए साथ में जमात को भी जोड़ लिया। मैं उससे मना नहीं करता हूं, लेकिन उसके बाद भी तो ये चीजें हुई है ना, ये असेंबलीज हुई हैं जिसमें समर्थन दिए गए या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे बात हुई है। नहीं तो मैं कोई आरएसएस विरोधी की बात तो कही नहीं ना, मैं आरएसएस विरोधी मैं तो हो नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपको आदेश आज हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, मेरे को समझ नहीं आया। जब आदेश हटाने की जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई तो राजनीतिक काम होगा, कोई ना कोई तो बात होगी। जो जब तक आप आरएसएस के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में लगा ही रहते थे प्रतिनिधि, उसके बाद क्यों हटाए गए, क्यों रोका गया? अब वापिस से क्या करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये आदेश का हटाया जाना निश्चित तौर पर, पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू हुआ है, इससे पहले जयराम रमेश ने सब कुछ कहने के बाद इसको प्रचारित किया और बाहर लाने का प्रयास किया। कांग्रेस अपना दायित्व निभाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विंग काम करते हैं, आपके तो काम करने के लिए मनाही थोड़ी ना। देश में किसी भी, जैसे सेवा दल काम करता है, आपका आरएसएस काम करता है, बाकी दल काम करते हैं, कोई मनाही थोड़ी ना किसी काम करने की। देखिए अच्छा, लेकिन सेवा दल सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आरएसएस सेल्फ मोटिवेटेड है। नहीं, आरएसएस हिडन एजेंडे के साथ है हमेशा, हर सरकार में। इट्स ओके। मेरा कहने में सेवा दल को तो राहुल गांधी ने भी रिवाइव करने की कोशिश की, कहां कर पाए? नहीं, भारतीय भवन का विकास होता है तो सरकार आने के बाद होता है। अब इनके कितने भवन बने, आपको भी जमीनें दी गई ना, संस्थाओं को जमीनें दी गई, तो इनको भी संस्था के नाते जमीन ली है। आपने देखा कितना बड़ा कार्यालय जयपुर में बना है, एक होने के बाद दूसरा बना है। राजपुरोहित जी जाते भी होंगे वहां पर। निश्चित तौर पर देखिएगा राजनीतिक फैसले है ये, अब राजनीतिक फैसले का कितना धरातल पे लाभ मिलेगा ये तो आने वाले। ठीक है, मैं चेतन जी अब देखिए 2 बार श्याम जी ने बताया, मैं पिछली बार भूल गया बोल रहा, लेकिन अब मैं आपको बधाई दे देता हूं, अब आप खुल के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप सिंसियरिटी से देंगे। क्या मोहन भागवत ने हाल के दिनों में कई बार कंफ्यूज नहीं किया? जैसे एक बार वो कह देते हैं कि रिजर्वेशन पर फिर से सोचा जाना चाहिए, फिर बाद में कह देते हैं नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठा देते हैं, लेकिन फिर वो ये भी कह देते हैं कि जिस दिन कहा जाएगा मुसलमान यहां नहीं रहेगा तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं? क्या आरएसएस ने हाल के दिनों में लोगों को कंफ्यूज करने का काम किया? मैंने एक लंबा समय संगठन में बिताया है और संघ हमेशा सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है। संघ समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो वनवासी हो, मैंने बार बार कहता हूँ, हर तबके तक लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक संघ काम करता है। आपने देखा होगा जब भी आपदा आती है, आपदा में सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। अब सोशल मीडिया का जमाना, अपन सब देखे किस प्रकार से संघ। मैंने कहा मना किया, मैं तो उत्तराखंड त्रासदी को मैंने खुद कोट किया ना। मैं ये कह रहा हूं हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब बुद्धम शरणम गच्छामि वाले फेज में वो आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की लाइफ में वो समय आया है जब वो संघम शरणम गच्छामि हो रही है, तो कोई तो रीजन होगा ना। मैं बार बार मैं कह रहा हूं ना, कोई किसी के शरण में नहीं आता। संघ अपना काम अपने पूर्ण निष्ठा के साथ करता है, बीजेपी अपने काम पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। मेजोरिटी में क्यों बैन नहीं हटा? नहीं 2 सेकंड। अब देखिए डाउट कहां से क्रिएट होता है।
10 साल तक आप फुल मेजॉरिटी में थे, आप मतलब बीजेपी, एनडीए नहीं, एनडीए तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थी, लेकिन बीजेपी फुल मेजॉरिटी में थी। 10 साल ये बैन नहीं हटा, है ना। अब इस लेटर में आप लिख देते हैं कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव द मेंशन बिकॉज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिव्यूड। तो 10 साल अगर किसी चीज को रिव्यू करने में बिताना पड़े, मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स तो थी। सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय का स्वागत करते हैं। अटल जी ने क्यों नहीं लिया? दूसरी बात अटल जी ने क्यों नहीं लिया? अटल जी की सरकार, मैं बता रहा हूँ, अटल जी सरकार में नहीं हुआ, आपको पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, क्या उसमें ज्यादा बोलने से कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ? लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, तो वर्तमान में जो संघ काम कर रहा है, मैं एक संघ पे बात क्यों करते हो आप? हाँ, जितने संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, जो संगठन फतवे जारी करते हैं, जो उसकी चर्चा कोई नहीं करता है, ना लोकसभा में करता है, ना विधानसभा में करता है, ना सार्वजनिक जगह पे करता है। केवल संघ के ऊपर प्रश्न क्यों उठाए जाते हैं? संघ पे प्रश्न इसलिए उठाए जाते हैं कि संघ संपूर्ण रूप से राष्ट्रवादी संगठन है, इस देश की एकता और अखंडता उसका प्रथम लक्ष्य है, और संघ उस हर व्यक्ति का सम्मान करता है जो इस देश की। तो फिर मुझे एक बात बताइए, सरकारी कर्मचारी, नहीं 2 सेकंड, सरकारी नहीं चेतन भाई, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब ये मैसेज जाएगा, यार हम आरएसएस ज्वाइन नहीं करेंगे तो कल को हमारे प्रमोशंस रुक सकते हैं, हमें नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, अगर हम उन कार्यक्रमों में नहीं, वो आरएसएस के कार्यक्रमों में हाजिरी लगाना काम से ज्यादा पसंद करने लगे, ये भी तो चिंता का विषय है। एक बात बताइए, भाजपा की गवर्नमेंट कितनी बार केंद्र में रही है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, उससे पहले हम लोगों ने 60 साल तक संघर्ष किया है। उस समय कौन सी सरकार स्टेट में थी, कौन सी सरकार केंद्र में थी? ठीक है, संघ का कार्यकर्ता। अरे 22 साल केंद्र में रहे हो, 22 साल केंद्र में रहे हो बीजेपी। ठीक है, किशोर जी आएंगे अब डिबेट में। ठीक है किशोर जी, अब मैं आपको डिबेट में ला रहा हूँ। किशोर जी, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ये वार करती रही कि भाई आप गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते। बहुत लंबे वक्त तक आप एक फैक्ट बात भी बोलते रहे कि तिरंगा नहीं फहराया जाता, लेकिन अब तो तिरंगा फहराया जाने लगा है। अगर किसी को सुधरने का मौका दिया और वो सुधर गया हो, आपके हिसाब से, मैं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो कहां दिक्कत है? संविधान भी तो ये अधिकार देता है। ये एक रिवाइवल पीरियड है, हो सकता है ये आरएसएस का रिवाइवल हो, दिक्कत कहां है? देखिए, मैं उस बात पर ही आता हूं। आरएसएस अपने आप को देशभक्त कहता है, लेकिन आरएसएस के कार्यालय पर 1992 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, अब फहराया जा रहा है। और ये तब फहराया गया जब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल्डिंग पे चढ़ के झंडा फहराया गया, उसके बाद किया गया। तो अब फहरा रहे हैं ना। मैं आपको वही सारी चीज बात को, ये सारी चीजें अडॉप्ट करना बाद में, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सबको अडॉप्ट किया गया बाद में, जरूरत के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट किया। और अब क्या सुधार की बात नजर आ रही है सामने? हमेशा हिडन एजेंडे के साथ आते हैं, संविधान विरोधी बात करते हैं, आरक्षण की हटाने की बात की गई, आरक्षण हटाने के बाद उन्होंने उसको भी रिवाइव किया। तो उन्होंने कहा था कि रिव्यू होना चाहिए। नहीं, मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू तो हर 10 साल में होना चाहिए की बात की थी, उन्होंने रिव्यू की बात की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने रिव्यू की बात की थी। लेकिन जब संविधान बना था उस समय आरक्षण के साथ ये क्लॉज तो डाला ही गया था ना कि 10 साल में रिव्यू करेंगे। यही बात तो मोहन भागवत ने कही कि रिव्यू करेंगे, हर 10 साल में हो रहा है, तो रिव्यू हो रहा है। यही तो मोहन भागवत ने कहा कि हटना चाहिए 4 प्रचारक, और बाद में भी इस बात कहा कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। और आपको एक बात बता देना, जो उत्तर प्रदेश में जो नाम वाली जो राजनीति शुरू की गई है, ये इस देश को बांटने की चाल है, और इसका नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है कि नाम प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप प्रदर्शन कीजिए कि शाकाहार या ये आरएसएस का किया था। जी बिल्कुल, हिडन एजेंडा है। सीएम फैसला ले रहे हैं, ये तो सीएम फैसला ले रहे हैं। सीएम तो लेंगे जी, हिडन एजेंडा तो वहीं से एजेंडा तो वहीं से आ रहा है, सेम सरकार फैसला तो वही लेगी। सारा रिमोट जो है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का, वो आरएसएस के हाथ में, आरएसएस के हाथ में 10 साल नहीं रहा था, इसलिए नाराजगी थी। आप किसी स्टेट की गवर्नमेंट में रहे तो फैसला आला कमान से आता है, आप किसी स्टेट की गवर्नमेंट में रहे तो फैसला आला कमान से आता है। अरे आप खुद हमको डिसाइड करने वाली स्थिति में रहते हैं। आज नहीं है, लेकिन जो फैसले देश हित में होते हैं उनको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। श्याम सुंदर शर्मा जी नहीं है, वो उन पर हमारा। आपके पास क्लोजिंग कमेंट, पूरी डिबेट का सार जो भी आपको समझ में आता हो। देखिए स्वप्निल जी, किशोर जी निश्चित तौर पर इनकी पार्टी विरोध कर रही थी, इनको विरोध करना स्वाभाविक बनता है, इनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। अब राज पुरोहित जी को समर्थन करना इसलिए जरूरी कि इनकी पार्टी या इनका संघ इनके साथ है, तो निश्चित राजनीतिक फैसले है। राजनीतिक फैसले का आने वाले समय में किसको कितना फायदा होगा ये तो देखिएगा जब चुनाव होंगे, जब 4 राज्यों के चुनाव होंगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का हालात, या उपचुनाव होंगे तो मालूम पड़ेगा।
तो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक फैसले या फिर जब नए राज्यपाल बनेंगे या फिर हो सकता है प्रदेश में नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने तब पता चलेगा। बहरहाल हाँ, आज तो प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्री जी से मिलनी है, तो मुझको लगता है वो हटने वाले नहीं जल्दी से। जिस प्रकार की बातें आ रही थी, आप कह रहे थे जब बनने वाला है, जब गृह मंत्री बुला लेता है, गृह मंत्री से बात हो रही है, तो उसका मतलब राजपुरोहित जी को मालूम है उसका अर्थ क्या निकलता है। निश्चित रूप से देखिएगा, इनके फैसले अपने तौर तरीके से होते हैं। आप और हम क्योंकि डिस्कस कर सकते हैं, हम वास्तविक स्थिति को जनता के सामने लाके खड़ा कर सकते हैं। काम करने का काम जनता फैसला करेगी, लेकिन राजनीति तो राजनीति करेंगे ना। किशोर जी अपनी पार्टी के लिए करेंगे, राजपुरोहित जी अपनी पार्टी के लिए करेंगे, उसमें करना भी गलत नहीं है, क्योंकि आप उनका अब इस आदेश के बाद आप क्या देख रहे हैं, चीजें किस तरफ जाएंगी? देखिए निश्चित रूप से देखिए, घुसपैठ राजस्थान में तो कर्मचारियों में होगी, क्योंकि अभी कर्मचारी बटा हुआ नहीं है, अब बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस का है कि ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, ये अब बटने लगेगा और दिखने भी लगेगा कि हाँ ये आरएसएस का व्यक्ति है, क्योंकि सरकार में सक्रियता जब भी दिखाओगे, आपको बाड़मेर जैसलमेर रोक कौन सकता है? आप निश्चित रूप से उसको ग्रहण करोगे तो रुक जाओगे, नहीं तो पहले भी भेजते आए। पहले कांग्रेस सरकार आई तो उन्हों को भेजा और ये भेजते, उनको भेजते, दोनों को भेजते आए। बाड़मेर जैसलमेर के तबादले उन्हीं के होते हैं जो समर्थक होता है, बहुत सारे करते हैं। ये किशोर जी मना नहीं कर सकते, राजपुरोहित जी मना नहीं कर सकते कि भाई हमको फैसले करना है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो नौकरी करनी तो जाना पड़ेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी ये भी भयभीत भी रहेगा कि अगर शामिल हो जाओ ना, क्या दिक्कत है, जब तक सत्ता होगी शामिल रहेंगे, नहीं सत्ता नहीं रहेगी तो हट जाएंगे वापस से। तो ये आदेश जब तक रहेंगे, जब तक तो मेरे को काम करना है, तो मेरे को सरकार के साथ रहने में फायदा है, सरकार के खिलाफ जाने में फायदा नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारी कि वोट कितने ले पाएंगे ये तो राजपुरोहित जी ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि सक्रियता बढ़ेगी निश्चित तौर पे। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल अभी 240 आने के बाद ये फैसला हुआ है, तो निश्चित से मान के चलिए कि अंदर से कुछ न कुछ भय तो है भाजपा को। ठीक है, बैसाखी के अगर खड़े हो गए तो हमको जरूरत अब आरएसएस की भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।